Hello guys, welcome to Crack BPSC. Current Affairs. This lecture is dedicated to current affairs for mains. See, prelims current affair and mains current affair दोनों बहुत ही डिफरेंट है। अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो बेसिक डिफरेंस है डाइवर्सिटी एंड डेप्थ में। अगर मैं करंट अफेयर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें बहुत डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी, लेकिन डेप्थ ज़्यादा नहीं है। वेयर एज मेंस की बात करूं तो डाइवर्सिटी देखोगे ज़्यादा नहीं होगी, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट जो भी टॉपिक्स हैं आपको डेप्थ में पढ़ने हैं। तो इस चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैंने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, जिसको अगर आप कर लो तो आप श्योर हो सकते हो बीपीएससी मेंस के लिए। ऑलराइट, तो अभी ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा पार्ट 2, और वो मैं लेकर के आऊंगा एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले, ताकि उस टाइम तक जितने भी न्यू घटनाएं हुई हों उसको भी मैं कवर करूं। मैं चलता हूं अभी के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बता देता हूं आपको कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं थीम वाइज पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन एंड उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। देन मैं लूंगा फॉरेन रिलेशनशिप्स, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा आपका। पॉलिटी से रिलेटेड आपका करंट अफेयर होगा, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका करंट अफेयर होगा। ऑलराइट, जैसा कि आपको पता है टोटल 30 टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूंगा। चलते हैं। यस, फर्स्ट टॉपिक आप देखिए, ये है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में। ओके, ये है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन। तो देखते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या आपके लिए 66th बीपीएससी मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हमारा टारगेट तो यही है ना, 66th बीपीएससी मेंस, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कोविड-19 और रिलेटेड फैक्ट्स। ओके, तो कोविड-19 आपको डेप्थ में करना है। उससे रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन यहां पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं। 4 डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये 4 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना करके पूछ लें, 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन पूछ लें। ये 4 अलग अलग टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इन चारों पे नोट्स बनाने। किस तरीके के बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको बनाना है। जैसे इम्पैक्ट, इसका आप पढ़िए कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या रहा और बिहार के रेस्पेक्ट में क्या रहा। इंडिया का पूछे तो भी बिहार मेंशन करना है, बिहार का पूछे तो इंडिया को बात करके फिर बिहार पे आना है। इस तरीके से ही होगा ये। तो इम्पैक्ट की बात करो तो इम्पैक्ट की बात आप अलग अलग मतलब इसमें कर सकते हो। जैसे डोमेन अलग अलग आप रखो, जैसे सोशल मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, एजुकेशनल इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, ओके, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट हो सकता है। देखो, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट तब हुआ था जब आप देख रहे हो तो माइग्रेशन हुआ था, तो उसको ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ही आप बोलोगे। ओके, तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये आपका व्यू होगा लिखने का। ऑलराइट, फिर है आपका गवर्नमेंट एफर्ट। देखो, गवर्नमेंट हमेशा से ये मानती रही है अभी कि कोविड-19 सिचुएशन को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डील किया है। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना पड़े कि गवर्नमेंट का एफर्ट कैसा रहा, तो आपको उसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में मतलब आपको लिखना चाहिए। ओके, हेल्थ सिस्टम के बारे में कैसे डील किया है ये आप लिख सकते हो। वैक्सीनेशन वगैरह अब स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ओके, और किस तरीके से मतलब फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लिख सकते हो। ओके, तो ये मैं कुछ डिटेल बता रहा हूँ इस चीज़ों के बारे में, जैसे गवर्नमेंट एफर्ट के बारे में आपको लिखना है, तो डिटेल लिस्ट आप बना लो। कुछ तो मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट, ये देखो साइंस एंड टेक का भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसको हेल्थ एंड एजुकेशन में मैंने रखा हुआ है, पर्टिकुलरली हेल्थ में रखा हुआ है कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होती है, ये प्रोसीजर आप समझ लो, हो सकता है पूछ लिया जाए। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी देखो कितने चैलेंजेज क्या आने वाली हैं इसके बारे में, ठीक है ना,
चैलेंज क्या होने वाला है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन काइंड ऑफ पूछा जा सकता है, तो आप इसको डील करो। ओके, तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैंने कर ली। देन क्या है कि देखो, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको, हाँ यस, देखो ये है डब्ल्यू इन ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, रोल ऑफ डब्ल्यू। अगर मैं 64th की बात करूं, 64th बीपीएससी की बात करूं, तो उसमें WTO पूछा गया था। ओके, तो मतलब लाइक वाइज मैं मतलब प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इस साल 66 में WHO पूछने की उम्मीद है। ओके, तो उस तरीके से आप WHO के रोल्स पढ़िए, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ में क्या है। नेक्स्ट है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ओके, और इस कमेटी के मतलब अध्यक्ष कौन थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी बैठी थी, तो कस्तूरी रंगन जी थे, ठीक है। और मैं सिस्टम की अगर बात कर लूं तो क्या था, 5+3+3+4, यही तो था ना, यस, ये था सिस्टम। अब बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन पे, आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखो डिजिटल एजुकेशन तो पहले से ही इंपॉर्टेंट रहा है, डिजिटल इंडिया स्कीम की आप बात कर सकते हो, एंड प्लस जब कोविड सिचुएशन आया ना, तो उसमें डिजिटल एजुकेशन की भूमिका और बढ़ गई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको ही बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन, जो मैं अभी आपको स्मार्ट क्लास ले रहा हूं आपके सामने। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका हेल्थ एंड एजुकेशन का टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। यस, नेक्स्ट है आपका फॉरेन रिलेशनशिप्स। ओके, ये देखो फॉरेन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। अब देखते हैं कि फॉरेन रिलेशनशिप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिम्स्टेक वर्सेस सार्क और सार्क का रिवाइवल। ओके, आप देखो बिम्स्टेक और सार्क है क्या। अगर मैं सार्क की बात करूं, तो सार्क एंड बिम्स्टेक दोनों की अगर बात करूं, तो इंडिया के नेबर कंट्रीज इसमें आते हैं। ओके, तो सार्क में है क्या, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ऑलराइट, तो और पाकिस्तान भी है इसमें, ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान को मैं मतलब इसमें तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि इसी पे आपको क्या है, घूम फिर करके आना है। और बिम्स्टेक की बात करूं, अगेन इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, एटसेट्रा, बट पाकिस्तान जो है यहां पे नहीं है। ओके, और यही रीजन है कि इंडिया जो है सार्क को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा और बिम्स्टेक को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, जबकि सार्क पहली की बॉडी है, मतलब पुरानी बॉडी है, और उसको ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए। ओके, तो ये मैं कंटेक्स्ट बता दिया, बाकी आप डेप्थ में पढ़िए। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज इंडिया चाइना रिलेशनशिप। इंडिया चाइना रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो देखो आपको मैप समझ जाना चाहिए कि इंडिया का मैप है ना, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर सपोज हो गया, और यहाँ पे आपको गलवान वैली आपको पता करना है, यानी जो जो चीजें डिस्प्यूट में रही है ना इंडिया चाइना से रिलेटेड, अभी बहुत ढेर सारे न्यूज में रहा था, आई होप आपने वो सब कुछ कवर किया होगा, तो आप मैप ड्रॉ करना मत भूलिए। अभी देखो इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करूं, तो वो बस ज्योग्राफी तक ही नहीं हम लोग सीमित रहेंगे, ज्योग्राफी तो बात करेंगे ही, जी फॉर ज्योग्राफी, और इकोनॉमी की भी बात करेंगे। इकोनॉमी कंटेक्स्ट में जैसे कि हम बात करेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। ओके, तो आपको पता है कि चाइना बहुत बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी अपनी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया चाइना से बहुत ढेर सारी चीजें क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो ये जो मिसमैच है ना, ओके, उसकी बात हम लोग करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जैसे आप देखते हो कि बयानबाजी वगैरह चलती रहती है ना, तो उसकी बात करेंगे। और फॉरेन जो रिलेशनशिप्स है ना, उसकी बात करेंगे। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर आप बात करो कि वन बेल्ट वन रोड की, ओके, तो उसमें देखोगे कि इंडिया जो है चाइना के साथ नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वही WTO के अंदर आप चले जाओगे ना, तो इंडिया देखोगे कि वो चाइना के साथ में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका को काउंटर करना है। ऑलराइट, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इंडिया चाइना की एक्चुअल रिलेशनशिप कैसी है, ये आपको बात करना है, ब्रॉडर व्यू आपको रखना है। ओके, बस उलझ के ये नहीं रह जाना है कि ज्योग्राफिकल आपने बता दिया और आपका काम हो जाएगा, सब कुछ आपको देखना है। ऑलराइट ना, चलिए, फॉरेन रिलेशनशिप के बाद अब मैं थोड़ा क्या करता हूं, कलर चेंज करूं, यस, कलर चेंज कर लेता हूं, और फिर बात करता हूं इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की बात करता हूं। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में भी देखो क्या प्रॉब्लम अभी आई थी। काला पानी आपने नाम सुना होगा, वो डिस्प्यूट रहा है।
इंडिया कहता है कि हमारा है, और चाइना ने अभी अभी क्लेम किया है कि हमारा है, वैसे तो इंडिया का ही है। ओके, लेकिन अब देखो कि ये बीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप बिहार का मैप देखो, अगर ऐसा है बिहार का मैप, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेपाल आएगा। ओके, जस्ट ऊपर नॉर्थ में। तो नेपाल जब यहाँ पे है तो ये दैट मीन्स बिहार एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। के और किससे शेयर करता है, वो नेपाल से करता है। इसलिए बिहार के कंटेक्स्ट में इंडिया नेपाल रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो तो। ओके, और वो भी अभी डिस्प्यूट में चल रहा है, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और चीज बहुत न्यूज में है अभी कि नेपाल का टिल्ट टुवर्ड्स चाइना। ओके, नेपाल चाइना की तरफ अपने आप को टिल्ट करता जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसको भी आप इसमें एड्रेस करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप। इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप क्यों न्यूज में है? देखो अभी अभी इलेक्शन हुआ है अमेरिका के अंदर। ऑलराइट, इलेक्शन होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप था ना, डोनाल्ड ट्रंप को किसने रिप्लेस कर दिया? जो बिडेन ने रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कुछ और रही होगी और जो बिडेन की पॉलिसी कुछ डिफरेंट है, तो उस पॉलिसी में जो चेंजेज है ना, उस पे इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप निर्भर है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के कंटेक्स्ट। अमेरिका तो खैर हमेशा ही न्यूज में रहता है। ओके, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज OBOR, क्वाड एंड ब्लू डॉट नेटवर्क। इसको मैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप से थोड़ा सा मतलब ये मैच करूंगा। जैसे OBOR को अगर मैं बात करूं तो आपको पता हो OBOR क्या है, वो है वन बेल्ट वन रोड, है ना। तो इस इनिशिएटिव में इंडिया का कहना है कि चाइना मतलब डेट ट्रैप में लोगों को फंसा रहा है, यानी लोगों को उधार में पैसे दे रहा है और बाद में क्या कर रहा है, जैसे कि आपने श्रीलंका का देखा होगा अगर आपने न्यूज में रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहा है, मतलब इंडिया का कहना है कि OBOR इज नथिंग बट अ डेट ट्रैप। ओके, तो इससे बस इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है, USA को भी प्रॉब्लम है, और भी कुछ कंट्रीज को प्रॉब्लम है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या आया, क्वाड आया। क्या आया, क्वाड आया उसको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट पेन ले लेता हूं मैं। हाँ, तो देखो क्वाड आया उसको काउंटर करने के लिए। उसमें जो कंट्री है वो है इंडिया, USA, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री है, उससे बना है क्वाड, काउंटर करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज ब्लू डॉट नेटवर्क। ये USA द्वारा चलाया हुआ है काउंटर करने के लिए, किसको, OBOR को काउंटर करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हो गई OBOR, क्वाड एंड ब्लू डॉट नेटवर्क की। ओके, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन काउंटर करने के लिए, OBOR को काउंटर करने के लिए दोनों चीजें आई हैं। नेक्स्ट इज UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। ये भी खासा न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि देखो UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, ठीक है, और रसिया हो गया, चाइना हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज फ्रांस। तो ये 5 कंट्री है, ये परमानेंट मेंबर हैं, और इंडिया भी चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। ओके, और देखो पहले की बात कुछ और थी कि 1945 की अगर आसपास की बात करो तो उस टाइम की सिनेरियो कुछ और थी, अब सिनेरियो कुछ और है। पहले इंडिया इतना, देखो डेमोग्राफी की बात करो तो बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी की बात करो तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो इंडिया का कहना है कि मैं भी डिजर्व करता हूं UNSC, मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें क्या है कि वीटो पावर होता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होता है। इंडिया कुछ भी रिफॉर्म करना चाहता है, चाइना उसको क्या करेगा, हमेशा काउंटर कर देगा। और वीटो पावर का मतलब समझ रहे हो ना, किसी एक कंट्री ने भी अगर बोल दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इंडिया चाहती है कि UNSC से ये जो 5 मेंबर है ना, उसको बढ़ा दिया जाए और इंडिया भी उसमें एंटर करे। बस इंडिया ऐसा नहीं चाहती है, ब्राजील एंड अदर कंट्रीज भी ऐसा चाहती है कि ऐसा रिफॉर्म आए। ओके, तो UNSC बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और एक और चीज में ये अभी न्यूज में रहा था, ये जो कोरोना क्राइसिस हुई थी ना, तो उसमें UNSC का कोई खासा रोल नहीं नजर आया। तो बात उठने लगी कि UNSC फिर है किस लिए, क्या बस युद्ध के लिए है? युद्ध तो अब हो ही नहीं रहा।
ओके, तो पेंडेमिक के लिए क्या यूएनएससी का कोई रोल नहीं होगा? तो ऐसा कुछ मतलब अभी न्यूज में आया था, इसलिए ये खासा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट थीम पे चलते हैं आपके लिए। नेक्स्ट थीम इज इंडियन इकोनॉमी। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज योर नेक्स्ट थीम। ये देखो, इंडियन इकोनॉमी। अब देखते हैं कि इसमें से टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक इज फॉरेन पॉलिसी। देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो आपको बैकग्राउंड में जाना होगा, और बैकग्राउंड में अगर आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जाओगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करोगे, ठीक है ना। नॉन अलाइनमेंट, सॉरी, NAM हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, मिटा के ढंग से ही लिख देता हूं मैं आपके लिए। दिस इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना, NAM। अब देखो, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि देखो, एक तरफ पहले एक का टाइम था जब एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, और इंडिया ने कहा कि हम दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, मतलब जब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था ना, कि कुछ लोग रसिया को ज्वाइन कर रहे थे, कुछ यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहे थे, तो इंडिया ने कहा कि हम दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं NAM, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ओके, अब देखो क्या हुआ। अब देखो, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, और क्या है, अब हमारे पास रसिया है। ओके, अब देखो, रसिया है क्योंकि ये यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद, और यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया का एक तरफ से क्या है कि टिल्ट है, इंडिया का टिल्ट है किसकी तरफ? यूएसए की तरफ। ओके, थोड़ा सा टिल्ट आप देखोगे कि यूएसए की तरफ है। तो क्या फॉरेन पॉलिसी इंडिया की चेंज हो रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको वाइजली वहां पे आंसर देना होगा, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड बता दिया। अब देखो, फॉरेन पॉलिसी में बस यही नहीं है, अब देखो और क्या क्या आपको एड्रेस करना है। आपको सारे वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको एड्रेस करने हैं, यानी इंडिया के नेबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो बताना है। लुक ईस्ट, ठीक है, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, ठीक है, इन दोनों को एड्रेस करना है। ओके, और फॉरेन कंट्रीज जो भी हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, उसके साथ कैसा रिलेशन है, हर मामले में पॉलिटिकल कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, इस तरीके से आपको बात करनी, कल्चरल कैसा है, ये सारी बात करनी है, ठीक है। ये सारे आपके फॉरेन पॉलिसी में आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों आया है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी काफी डिक्रीज कर रही है, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। ऑलराइट, तो रिकवरी हम करेंगे कैसे, और हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कैसे पूरा होगा? तो इस पे आप मतलब प्रॉपर नोट्स बना करके रखिए कि ये कैसे पॉसिबल है। और इस बार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इज जीएसटी कंपनसेशन। देखो, जीएसटी कंपनसेशन भी खासा न्यूज में रहा है। हुआ क्या है कि जीएसटी के बारे में अगर एक तो पहले तो आप जीएसटी के बारे में प्रॉपर नोट्स बना लो जीएसटी के बारे में। अब मैं बात करता हूं कि जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है। देखो, 5 साल के लिए, जब से जीएसटी बना ना, तो 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट ने, सेंटर ने कहा कि स्टेट को जो भी लॉस होगा, जो भी जीएसटी इंप्लीमेंट करने से, तो वो सारे पैसे मैं दूंगा गवर्नमेंट को, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? जीएसटी कंपनसेशन बोलते हैं, जो पैसे कम रह गए। ऑलराइट, कैलकुलेट करने के बाद कि हमें मिलना चाहिए था। जैसे सपोज बिहार बोले कि अगर आप जीएसटी नहीं लाते तो हम इतने पैसे कमा लेते, लेकिन आपके जीएसटी आने से हमारी जो है इनकम कम हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज, हर सारे टैक्स अब किसमें कंज्यूम हो गए हैं? वो जीएसटी के अंदर कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो जीएसटी कंपनसेशन 5 साल के लिए, इनिशियल 5 इयर्स के लिए लगाया गया है। और अभी कोरोना क्राइसिस के कारण पे हुआ ये कि सेंटर के पास खुद पैसे नहीं है, तो स्टेट कह रही है कि मुझे पैसे दो, आपने तो कहा था कि जीएसटी कंपनसेशन मिलेगा। तो सेंटर का कहना है कि अभी आप रुक जाओ, अभी कोरोना क्राइसिस है, इसलिए हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो है ना, कंट्रोवर्सी चल रही है। नेक्स्ट इज 15th फाइनेंस कमीशन। देखो, 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया हुआ है एनके सिंह के द्वारा, ठीक है। तो उसको आप ढंग से कर लीजिए कि क्या मतलब कितना बिहार को मिला है, कितना मतलब बाकी राज्यों को मिला है, एक आइडिया आप रखिए, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत आता है, तो ये सब चीजें आप मेंशन करिए। ऑलराइट, वेल, आप यहाँ पे देखो, मैंने एक और चीज, ये रेफर आप कर सकते हो मेरे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस को। मैं नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंगल। पॉलिटिकल एंगल को देखते हैं
कि पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो फार्म बिल तो आप मतलब भूलो ही नहीं, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। ओके, ये मतलब इतना ज़्यादा न्यूज में रहा है ना कि मतलब यू कैन बेट कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो चलो एक काम करूंगा मैं, कुछ टाइम में मैं इस पे वीडियो ही लेकर के आता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, आपने ज़्यादा डिस्कस कर लिया होगा इससे रिलेटेड, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए ड्रग अब्यूज इन इंडिया, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड है, तो ड्रग अब्यूज इन इंडिया पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देखो प्रशांत भूषण खासा अभी न्यूज में रहे थे, उनको ₹1 का 1 रुपये का फाइन लगा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण। ऑलराइट, तो ये बहुत न्यूज में आ गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, मतलब ऐसा कुछ। सबसे पहले तो आपका इसको ना पॉलिटिकल एंगल देखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लगता है, कौन लगाता है, इसके प्रोविजंस और कुछ एक एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी दे दिए। ठीक है, करंट कंटेक्स्ट आपको लिखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। देखो ये टॉपिक आ सकता है, क्यों? क्योंकि दुख की बात है, दुख से बोलना पड़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम आप राजनीति देखोगे। ओके, और ये दंगे वगैरह भी आपने दिल्ली में देखे होंगे एंड और दूसरी जगह भी आपने देखे। तो ये जो है ना सेक्युलरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया के अगर आप प्रियम्बल की बात करो ना तो उसमें भी आपको सेक्युलरिज्म मिलेगा। ओके, तो सेक्युलरिज्म की हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंगल से। जैसे मैंने प्रियम्बल का नाम लिया ना, तो कोई भी ऐसे वर्ड आ जाए ना तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से आप जरूर ऐड करने की उसकी कोशिश करो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज CAA, NPR एंड NRC। ओके, CAA क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NPR क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन तीनों में जो भी डिफरेंसेज है ना, इसको आपको ढंग से कर लेना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेज पूछ सकते हैं, यहाँ पे किसी एक के बारे में डिटेल एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, वो मैंने पॉलिटी पे भी वीडियो बना रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो भी आप देख लेना। मैं साइंस एंड टेक की बात कर लेता हूँ अभी। साइंस एंड टेक पे जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट आया था, ठीक है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। देखिए कि मतलब उसको अगर आप कोट कर सको, उसमें बहुत प्यारा सा मतलब ना एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे आप आंसरिंग कर सकते हो ना, तो वो प्यारा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप जरूर रेफर करिए। वैसे तो काफ़ी मतलब बड़ा पेज है, लेकिन आप मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ना उसको आप कवर करिए। ऑलराइट, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस पे खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSC में भी पूछा गया है, इस पे ना निबंध पूछा गया था। ओके, 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखो अब इंडिया क्या है कि 4G से 5G पे क्या है आने की कोशिश कर रहा है। और 5G टेक्नोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5G के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो 5G टेक्नोलॉजी पे आप मतलब कवर करिए, देखिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्कीम्स के बारे में, तो देखते हैं कि स्कीम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कीम्स में देखो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फूड सिक्योरिटी से ये संबंधित है। आपको पता है ना कि पहले क्या होता था कि मतलब जिस राज्य के हो आप वहीं से आपका राशन कार्ड बनेगा, लेकिन अब किसी भी राज्य में हो आपको वहां से राशन कार्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आत्मनिर्भर भारत योजना। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो स्कीम्स पे जनरली BPSC ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को मतलब रेफर करिए, उसमें और भी मैंने मतलब स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आप उन स्कीम्स को मतलब रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं लेकर के आऊँगा एक नया लेक्चर। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, तो जो लेक्चर आपको चाहिए होगा उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।